हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीईएसएससी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक इनका जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। इसमें डिटेल दी हुई है। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 यूनिट हैं, 3 पार्ट हैं और उनमें से जो पहला पार्ट है और दूसरा उसमें से 30-30 और जो थर्ड पार्ट है उसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो इसका रिटन एग्जाम होगा वो 360 मार्क्स का होगा, 360 नंबरों का, और 40 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा। रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला के फिर फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। तो ये अब इसका डिटेल में देखते हैं क्या पाठ्यक्रम है। एक और चीज है, जैसे इसमें प्रधानाचार्य के 1,500 के आसपास पोस्ट है और जो प्रधानाध्यापक है एचएम, इनके 1,000 से ज्यादा पोस्टों की सूचना ये आयोग को, चयन आयोग को भेजी जा चुकी है और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। अब इसका सिलेबस वगैरह पैटर्न बताया है डिटेल में, तो अब इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, इसकी वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। जैसे ही ये एग्जाम है अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में, उसके बाद ये आपको कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 की वैकेंसी भी आएगी। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, टीजीटी, पीजीटी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 52। अब ये सब आपको लगभग जुलाई के महीने में और कुछ है जो अगस्त के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपको देखने को मिलेंगे। यही साल है जब आपको एक जॉब तो कम से कम एक वैकेंसी पे तो सेलेक्ट होना ही है। ये चुनावी साल है और इस साल आपको नौकरी लगना ही है। अगले 6 महीने हैं, अगर आप इनमें से जी जान लगा के मेहनत करते हैं तो फिर आप इजीली यहां से निकल जाएंगे। किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। इसका जो डिटेल सिलेबस है उसको देखते हैं किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए, ये है जो करंट अफेयर्स है, पहला पार्ट है इसका, ये ऑफिशियल है पहला पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो पहला पार्ट क्या है? करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिर्फ इंडियन, और जनरल साइंस एंड आईसीटी। ये सब चीजें हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। चाहे आपको, जैसे जनरल साइंस तो नहीं है एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 में, लेकिन बाकी सब हैं। तो ये चीजें लगभग हर एग्जाम में आता है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईसीटी, तो ये तो कॉमन है। इसके तो आपको कई सारे वीडियोज हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, लगभग 500 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे। मेन दूसरा पार्ट है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। ये भी इन्होंने क्लियर बताया हुआ है कि इसमें से किस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेकंड पार्ट है, ये इजीली कवर हो जाएगा। जो इश्यू आने वाला है, जो चैलेंज है, वो पार्ट थर्ड में है। उसकी 2 वजह है। एक तो इसके इजीली आपको एक्सेसिबल नोट्स नहीं होते हैं मार्केट में, और दूसरा है ये सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, 60 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। और ये यूनिट 6 से और यूनिट 12 तक है, यूनिट 6 से और यूनिट 12 तक है। अब इसमें देखें अगर हम, तो जैसे हमसे यहां पे पूछा है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व इसमें पूछा है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, और यहां पे पूछा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो दोनों ही चीजें पूछी है, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में भारत में शिक्षा का विकास, और क्लियर मेंशन कर रखा है। तो जब भी आप पढ़ें तो सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को फॉलो करना है, उसके अच्छे ऑथेंटिक नोट्स पढ़ने हैं, और फिर सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन शुरू कर देना है। यही एक सिंपल प्रोसेस है जो आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा देगा। अब जैसे इसकी बात करें तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। चार्टर एक्ट दिया हुआ 1813 का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारतीय शिक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार की थी, और चार्टर एक्ट 1813 वो 1 लाख रुपए का जो हर साल का प्रावधान था, वो चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद में जो पहला आंग्लो विवाद हुआ था, जिसमें जो आंग्लविद थे वो तो अंग्रेजी माध्यम के समर्थक थे, और जो प्राच्य थे वो भारतीय भाषाओं के पक्षधर थे। 1823 से 35 का हुआ ओरिएंटलिस्ट एंड आंग्लिसिस्ट। इसमें इसके बाद में देखेंगे तो मैकाले का है, मैकाले का भी
एक अक्सर जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उच्च वर्ग को शिक्षित करो, ये थ्योरी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इंग्लिश मीडियम, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का पूछ लिया जाता है कई बार। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस पे शिक्षा पे स्थानीय भाषाओं के माध्यम से जो व्यवहारिक और प्राथमिक शिक्षा है, वो थॉमसन का प्रयास था। थॉमसन का 1840 के आसपास का जो प्रयास था। प्री इंडिया से पहले का देख रहे हैं हम, 1840 से 53 जो थॉमसन का था। फिर इसके बाद में वुड्स डिस्पैच आया 1854, वुड्स डिस्पैच आया, ये थॉमसन एफर्ट है। फिर वुड्स डिस्पैच आया, वुड्स डिस्पैच में मैग्ना कार्टा कहा जाता है जिसको, भारतीय शिक्षा का। डीपीआई का गठन हुआ था उस टाइम पे। इसके बाद में ये हंटर एजुकेशन कमीशन आ गया था, हंटर शिक्षा आयोग। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय बोर्ड को, माध्यमिक शिक्षा को दो भाग कर दिए थे, साहित्यिक और व्यावसायिक। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 वाला, सरकारी शिक्षा, प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय, या निरक्षरता उन्मूलन का लक्ष्य, अनिवार्य शिक्षा, इस तरह की चीजें की गई थी। इसके बाद में सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। इंटरमीडिएट अलग, बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन, और स्नातक 3 साल का। द्वैध शासन आया 1919 का, डायरेसी द्वैध शासन, जिसमें एजुकेशन को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाल दिया गया था। इसके बाद में जो हार्टोग कमेटी थी, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, हार्टोग में भी गुणात्मक सुधार पे बल दिया गया था। और जो वर्धा बुनियादी शिक्षा थी, उसमें गांधी जी की जो नई तालीम 7 से 14 साल का लेके आए थे, हस्तशिल्प पे केंद्रित थी और मातृभाषा के माध्यम से हो, ये वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन ये था। सार्जेंट योजना 40 साल में ब्रिटेन का जो स्तर का लक्ष्य था, 3 से 6 साल पूर्व प्राथमिक, इसके अलावा 6 से 14 साल सार्वभौमिक से निःशुल्क शिक्षा। इस तरह की चीजें हमसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। अगर हम इसमें देखें तो देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो दिया है राधाकृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन है। अब राधाकृष्णन आयोग है, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय में स्थापना पे बल दिया था, उच्च शिक्षा में नैतिकता और मूल्यों का समावेश हो, और ये राधाकृष्णन आयोग से संबंधित है। इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए आपके सिलेबस का। मुदलियार कमीशन था, माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है इसको। इसमें जो मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना पे की रिकमेंडेशन की गई थी। माध्यमिक शिक्षा 3 साल का, और हायर जो उच्च माध्यमिक है वो 4 साल का हो। कोठारी कमीशन था, कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जिसे कहा जाता है, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में, जिसकी रिकमेंडेशन थी 10+2+3, और राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे खर्च करने की सिफारिश की थी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का सुझाव दिया था इन्होंने। अब 100% जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हमसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, राइट टू एजुकेशन 2009। इन चारों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ये मान के चलिए आप। अब अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की बात करें तो कोठारी आयोग पे आधारित ये पहली नीति थी। त्रिभाषा सूत्र, 14 साल तक अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य। इसके बाद में 86 का था जो एक कोर करिकुलम आया था, इसको पूछ लिया जाता है अक्सर, जो 86 का है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें एक कमेटी का पूछ लिया जाता है। जब इसमें संशोधन किया गया था 86 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें संशोधन किया गया था 1992 में, और वो कमेटी थी राममूर्ति कमेटी। वो पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। राइट टू एजुकेशन 2009 है, 6 से 14 साल के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो मौलिक अधिकार था दिया गया था 86वां अमेंडमेंट करके। आर्टिकल 21A 1 अप्रैल 2010 से लागू। राइट टू एजुकेशन, निजी स्कूलों में भी 25% का आरक्षण किया गया इसमें बाद में। अभी ओवरव्यू बता रहे हैं, इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी लागू हुई है ये।
इसमें भी क्या है, 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये फॉर्मूला है इसमें। और इसमें भी जीडीपी का 6% कोई टारगेट रखा गया है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा हो, समझ पे जोर हो। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट है 1972 का, या फिर देखिए आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी है, तो यहां से पूछी जाएंगी चीजें। अब इसमें ऊपर जो दिया हुआ है ये फिलॉसफी भी दी हुई है। ये जो चैप्टर रह गया एजुकेशन रिलेटेड, फिलॉसफी ऑफ गांधी, नेहरू, टैगोर, विवेकानंद, अरविंदो घोष, कृष्णमूर्ति, अंबेडकर, इनकी जो फिलॉसफी है वहां से पूछ लिया जाएगा कि नेहरू की क्या फिलॉसफी थी, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो अक्सर कहा जाता है। टैगोर का क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर का, प्रकृतिवादी शिक्षा हो, स्वतंत्रता और रचनात्मक हो, प्रकृति की गोद में। और उनका शांति निकेतन 1901 की अवधारणा हो, योगदान हो, या फिर विश्व भारती 1921 का। ये एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने एक कैरेक्टर निर्माण पे जोर दिया था। विवेकानंद की जो फिलॉसफी थी, एजुकेशन रिलेटेड फिलॉसफी, ये कैरेक्टर बिल्डिंग पे थी, चरित्र निर्माण, मानव निर्माण शिक्षा हो और दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति हो। मैन मेकिंग एजुकेशन, एक रामकृष्ण मिशन पूछ लिया जाता है, मैन मेकिंग एजुकेशन। डॉक्टर घोष का देखें, श्री अरविंदो घोष का, तो इनका इंटीग्रल एजुकेशन था पूरा। श्री अरविंदो घोष इंटीग्रल एजुकेशन मतलब एक समग्र शिक्षा, चेतनाओं का विकास, ये अरविंदो घोष का था। इसमें आश्रम शिक्षा, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, ये इनकी फिलॉसफी थी। इसके बाद में जे कृष्णमूर्ति है, तो भय और कंडीशनिंग से मुक्त शिक्षा हो। जे कृष्णमूर्ति, भय और कंडीशनिंग से मुक्त शिक्षा हो, आत्मज्ञान हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देखे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का साधन होना चाहिए शिक्षा। एजुकेशन एक सोशल जस्टिस और सोशल एम्पावरमेंट का एक साधन होना चाहिए। इसके अलावा जो फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट में, तो डॉक्टर कलाम साहब का था मूल्य आधारित हो, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक जो प्रिंसिपल हैं उन पे बेस्ड हो, या फिर जो एक रचनात्मकता है उस पे बेस्ड शिक्षा दर्शन का होना चाहिए। जैसे इनका एक मॉडल पूछ लिया जाता है PURA मॉडल, डॉक्टर कलाम का PURA मॉडल पूछ लिया जाता है, PURA मॉडल। जिसको कहते हैं, इनका एक योगदान माना जाता है इग्नाइटेड माइंड्स, तो यहां से पूछ सकते हैं। इनकी जो फिलॉसफी है उससे रिलेटेड हमको कोई स्टेटमेंट दे देंगे किसका है। जैसे शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद एक दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, तो ये किसका था, ये स्वामी विवेकानंद का कोट है। विचारकों के जो उद्धरण होते हैं, कोट होते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये किसने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, मतलब जो क्लासेज हैं वहां पे भारत के भाग्य का निर्माण हो रहा है। ये कोठारी आयोग 1966 का। एक सपना, एक इरादा, एक तस्वीर, एक योजना, ये आपकी दुनिया बदल सकते हैं। एक सपना, एक इरादा, एक तस्वीर और एक योजना, ये आपकी दुनिया बदल सकते हैं। ये किनका कहना था, डॉक्टर कलाम साहब का कहना था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये बेसिक आपको बताया है कि इस तरीके की चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आएंगी एग्जाम में। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 की बात करें तो रिलेटेड एक्ट, रूल, रेगुलेशंस एंड रिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डेली अपडेट रहना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहना पड़ेगा, कौन सी स्कीम क्या चीजें लेके आ रहे हैं, बुनियादी जो नियम था ये इसको लेके। हालांकि पुरानी चीजें भी पूछी जा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश का ये विधानमंडल से पारित हुआ 1972 में। अब इसका उद्देश्य क्या था, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल स्तर की जो बुनियादी शिक्षा है उस पर नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन सुव्यवस्थित हो। ये इसीलिए इसको यूपी बुनियादी शिक्षा अधिनियम कहा जाता है। बेसिक एजुकेशन एक्ट मतलब बुनियादी शिक्षा अधिनियम। पहले जो स्थानीय निकाय जैसे कि उनके पास नियंत्रण हुआ करता था,
पहले इन चीजों का नियंत्रण किसके पास था? जो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल है, नगर पालिका और जिला परिषद के पास। अब राज्य सरकार के अधीन इनको सेंट्रलाइज कर लिया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का इसी के तहत गठन हुआ था, इस अधिनियम के। और इसमें शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी क्या सेवा शर्त है, स्थानांतरण है, उनमें क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम है, नए स्कूल की मान्यता और उसका क्या मानक निर्धारण होगा, ये चीजें। या फिर जो पाठ्यक्रम है, उसमें पाठ्यक्रम निर्माण, उसकी पाठ्य पुस्तकें, परीक्षा जैसे कक्षा 8 तक की परीक्षाओं का नियंत्रण परिषद के अधीन है। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है, जैसे यूपी बेसिक शिक्षा परिषद। अब इसका कार्य और इसके जो हम कह रहे थे शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा संबंधी मामले हों, या फिर जो ऑनलाइन प्रणाली है इनकी, एक HRMS करके प्रणाली है इनकी। कौन सी? HRMS करके प्रणाली है, वो पोर्टल है एक, अध्याचन पोर्टल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर राज्य स्तर पे, जैसे पूरे प्रदेश की जो नीति और प्रशासन है उसका। अब इसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर राज्य स्तर पे पूरे प्रदेश की नीति और प्रशासन। उसके बाद में जो सहायक निदेशक जिन्हें कहा जाता है, राज्य स्तर पे तो महानिदेशक या निदेशक, राज्य स्तर पे, मंडल स्तर पे सहायक निदेशक जो मंडल के सभी जिलों का पर्यवेक्षण करते हैं, जिला स्तर पे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA, या फिर ब्लॉक स्तर पे BEO खंड शिक्षा अधिकारी, या फिर जो संकुल समन्वयक होते हैं पंचायत स्तर पे। ये चीजें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आती है। विजन एंड गोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, इनका जो विजन और गोल है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। SCERT है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसमें डाइट और BRC को मार्गदर्शन करता है ये। इसी के तहत निपुण भारत दीक्षा और निष्ठा कार्यक्रम जो है उनका समन्वय होता है, SCERT। इसी के तहत इसके जो काम है SCERT के, क्या है? निपुण भारत दीक्षा निष्ठा, जो अक्सर एग्जाम में दीक्षा निष्ठा का पूछा जाता है। डाइट है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, दिस वन। प्रत्येक जिले में डाइट हो, इसका काम क्या है? जो DED है, प्रशिक्षण सहयोग अनुसंधान हो। BRC और ARP जो है उनका क्षमता निर्माण में सहायता करता है ये। BRC क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर होता है BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जो ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है प्रत्येक विकास खंड में स्थापित हो। BEO इसका नेतृत्व करता है। शिक्षकों का जो अकादमिक सहयोग प्रशिक्षण करना, या उनका जो शिक्षकों की संगोष्ठी है उनका आयोजन करना हो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, UP एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, UPESSC, इसका गठन किया गया 2023-24 में। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती के लिए एकीकृत आयोग बनाया है ये, कि यही लेगा बेसिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन का। इसमें पारदर्शी तरीके से लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया है। और जो पुराना आयोग था UPHESC और एक UPSC-SSB था, उनको मिलाकर ये बनाया गया है। इसके अलावा अगर NCERT का देखा जाए तो NCERT और CBSE, ये NCERT राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण का काम करता है, राज्यों को दिशा निर्देश देना, या राज्य के जो SCERT है स्टेट लेवल के, उनके समकक्ष है एक तरीके से सेंट्रल लेवल पे। CBSE जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं या कई निजी स्कूल हैं उनका बोर्ड है, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं ये करवाता है। अब इसमें आता है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HM। HM का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? प्रधानाध्यापक विश्वविद्यालय की एक, कहा जाता है उसको पिवट, मतलब एक धुरी होता है। प्रधानाध्यापक विश्वविद्यालय की एक धुरी होता है, और विद्यालय की जो सफलता है, जो हेडमास्टर होते हैं प्रधानाध्यापक, उनके प्रशासनिक और उनकी लीडरशिप पे निर्भर करता है कि स्कूल कितना सक्सेस होगा। और इसमें जो इनकी भूमिका होती है मेनली, जैसे इसमें दे रखा है, वर्क प्लानिंग, ऑब्जर्वर, ऑर्गेनाइजर, लीडर, सुपरविजन, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, रिलेटेड वर्क, नेसेसरी मैनेजरियल स्किल, पावर एंड ड्यूटीज, स्कूल मैनेजमेंट एंड हेडमास्टर।
तो इसमें क्या आ जाता है, प्लानर मतलब कार्य योजनाएं, वार्षिक, मासिक, वीकली, इन योजनाओं को एक निर्माण करना और शैक्षणिक कैलेंडर बनाना, उसी तरीके से प्लानिंग करके उनका पूरा कैलेंडर बनाना, ये एचएम का काम है। एक सुपरवाइजर होते हैं, वो पर्यवेक्षक, कक्षाओं का नियमित रूप से वो अवलोकन करे, शिक्षण स्तर की जांच करे और रचनात्मक फीडबैक ले। वो ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, जैसे परीक्षाएं हो या फिर कोई नेशनल पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, या फिर जो पीटीए एसएमसी की बैठकें होती है उनका ऑर्गेनाइज करना। एक तरीके से वो लीडर होते हैं। स्टाफ और छात्रों को प्रेरित करना जो काम होता है प्रधानाध्यापक का होता है। साझा लक्ष्य तय करें और साझा लक्ष्य तय करने के बाद उनका मार्गदर्शन भी प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाए। तो वो एक कंट्रोलर भी होते हैं। जैसे कंट्रोलर क्या है, टाइम, डिसिप्लिन, फाइनेंस, रिकॉर्ड, इन सब पे कंट्रोल हो, उनका समय अनुशासन हो, जो वित्त और जो स्कूल का रिकॉर्ड है वो उनके कंट्रोल में हो। डिसीजन मेकर होते हैं हेडमास्टर। डिसीजन मेकिंग क्या है, निर्णयकर्ता, मतलब एक निष्पक्ष, तार्किक और त्वरित निर्णय लेने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। मीडिएटर भी होते हैं वो। मीडिएटर मतलब कि जैसे शिक्षक छात्र हैं, अब शिक्षक अभिभावक हैं और विद्यालय समुदाय के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं वो। टीचर स्टूडेंट, टीचर पेरेंट्स और स्कूल कम्युनिटीज, इनके बीच में एक मीडिएटर ब्रिज का काम करते हैं वो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाने के चांसेज हैं वो पीआईओ होते हैं। पीआईओ होते हैं वो। पीआईओ मतलब जो जन सूचना अधिकारी होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आरटीआई एक्ट है 2005 का, इसके अंतर्गत 30 दिनों में सूचना देना अनिवार्य होता है प्रधानाध्यापक को, और वो ही जन सूचना अधिकारी होते हैं स्कूल में, पीआईओ। अब इसमें अगर हम देखें आगे का, जैसे इसमें दे रखा है स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो जो 3 प्रकार का इनका मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं प्रबंधन के। एक तो ह्यूमन स्किल्स होता है। ह्यूमन स्किल्स क्या होता है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों के साथ एक टीम बना के काम करना। तो शिक्षकों को प्रेरित करें, टीम बनाएं और लोगों के साथ प्रभावी ढंग से काम करें, ये होता है ह्यूमन स्किल्स। इसके अलावा जो दूसरा स्किल्स होता है वो एक टेक्निकल स्किल होता है। तकनीकी कौशल, कार्य क्षेत्र विशेष का ज्ञान होना, उसमें वो दक्ष हों। जैसे स्कूल में वो आईसीटी से रिलेटेड चीजों का यूज करें, पोर्टल मैनेजमेंट करें, ये, और जो डेटा है उसको भरें, जो डेटा मांगा जाता है वो भी भरना हो ऑनलाइन। ये सब टेक्निकल स्किल्स में आता है। एक कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी होना चाहिए। कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होता है कि जैसे वैचारिक कौशल, जिसे कंसेप्चुअल स्किल कहा जाता है, बड़ी तस्वीर देखें, बड़ी सोच हो, एक स्ट्रेटेजी बनाएं, वो होता है कंसेप्चुअल स्किल्स। मतलब जो विद्यालय विकास योजना है ये बनाया, तो ये हो गया एक बड़ी सोच। एसडीपी है, स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये है एक इसका एग्जाम्पल कंसेप्चुअल स्किल का, कि कौशल इसमें बड़ी तस्वीर देखे और रणनीतिक सोच हो। पावर एंड ड्यूटीज, पावर एंड ड्यूटीज की बात करें इसमें, पावर एंड ड्यूटीज, तो उनके पास पावर होता है, फाइनेंशियल पावर होते हैं उनके पास। एसएमसी जिसे कहा जाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो खाते हैं उनके अध्यक्ष के साथ एक संयुक्त संचालन हो। कंपोजिट स्कूल ग्रांट का जो उपयोग है वो सही मद में किया जाए, जो सही खाता है उसी में सही में निर्धारित मद में हो उसका यूज। जो जेम पोर्टल है वहां से खरीद हो, या जो पीएफ है, एमएस है, वहां से भुगतान हो। ये पावर एंड ड्यूटीज है एचएम की। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता है। इसके अलावा जैसे कैश बुक है या बाउचर है, उसका डेली बेसिस पे उसको देखें। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होती है, स्टाफ को अचानक से कोई जरूरी काम आ गया तो वो सीएल लेता है। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना भी एचएम का ही काम है, जो स्टाफ होता है उनको। या फिर अब सपोज किसी को जरूरी काम आ गया, कोई इमरजेंसी है, तो वो उनको छुट्टी चाहिए, तो वो प्रधानाध्यापक उनको छुट्टी देंगे। इमरजेंसी में मना नहीं कर सकते, वो देना ही होता है। अब उसके लिए
सपोज एक टीचर गए छुट्टी पे, अब उनके काम का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, उनको एक समय सारणी बनानी होगी, कार्य विभाजन करना होगा, स्टाफ की उपस्थिति पंजिका है, रजिस्टर है, उनका रखरखाव, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स में जो है उसी में आता है। अनुशासनात्मक मामलों में जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो भी प्रधानाध्यापक को ही प्रारंभिक जांच दी जाती है। अब इसमें एक इनका कर्तव्य है शैक्षणिक कर्तव्य। जो शैक्षणिक कर्तव्य है वो स्वयं की कुछ कक्षाएं लें, टीचिंग लर्निंग का भाग बने। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो हेडमास्टर भी उस क्लास में बैठ के और क्लास ले सकते हैं, उससे टीचिंग लर्निंग का पार्ट बने, ये एक उनका कर्तव्य है। सभी शिक्षकों की पाठ योजनाओं की जांच हो, शिक्षण की गुणवत्ता और उसका नियमित रेगुलर बेसिस पे मूल्यांकन हो, ये इसी का ही पार्ट है। इसके अलावा जो एक फंडामेंटल लिटरेसी या न्यूमरेसी जिसे कहा जाता है, उसको जनरली बोला जाता है टीचिंग की लैंग्वेज में एफएलएन कहा जाता है उसको, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उसमें जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की निगरानी भी एचएम को ही करनी होती है, ये इनकी कर्तव्य है, ड्यूटी है इनका ये। और निपुण भारत के तहत जो बच्चे हैं उनमें पढ़ने लिखने की क्षमता सुनिश्चित करें कि ये हो रहा है, ये आता है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेडमास्टर। इसके अलावा जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे इसका एक पार्ट देखिए हम एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कैलेंडर है। अब इसमें एकेडमिक कैलेंडर सत्र शुरू होते ही पूरे साल की गतिविधियों की जो डेट है वो निर्धारित हो जाए। इसमें शामिल होते हैं ये जैसे क्या क्या शामिल हो सकते हैं इसमें, छुट्टियां, एग्जाम्स कब होंगे, खेलकूद या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो एसएमसी की बैठकें होती है वो इस कैलेंडर में तय हो जाएं। अब इसका लाभ क्या होता है, इससे सब चीजें व्यवस्थित होती है, समयबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है और सबको पहले से पता होता है कि कब ये चीजें होनी है, कब एग्जाम्स होंगे, कब एसएमसी की बैठकें होंगी, कब खेलकूद या कब सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो ये एक एकेडमिक कैलेंडर में आती है ये चीजें। इसके अलावा जो लेसन प्लान है, पाठ योजना लेसन प्लान है, वो भी इनके एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है। प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक पाठ के लिए पहले से योजना बनाए, उसमें जो लेसन प्लान है उसमें उनका क्या शामिल कर सकते हैं कि ये जो लेसन है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तय हो गया। उसके बाद में उसकी जो बोलते हैं मटेरियल, सामग्री, वो क्या होनी चाहिए, फिर उसका एक मेथड क्या होना चाहिए, पाठ योजना में मेथड विधि क्या होनी चाहिए उसकी, और फिर आप उसका जो टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मेथड, वो हो और फिर मूल्यांकन हो। ये है सही तरीका लेसन प्लान का। प्रधानाध्यापक का इसमें दायित्व होता है सभी शिक्षकों की पाठ योजनाएं नियमित जांचे हो। अब इसमें एक सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी इसी में आता है, शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में ही आता है। जो मॉर्निंग असेंबली है या फिर टाइम टेबल है ये सब इसी में ही आता है। इसके अलावा जो ये टाइम टेबल ये सब मॉर्निंग असेंबली आ गए। आईसीटी का यूज हो, क्वालिटी एनहेंसमेंट ऑफ टीचिंग में आईसीटी का कैसे यूज कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेज के लिए, स्मार्ट क्लासेज या प्रोजेक्टर, जो देखने के तरीके से पढ़ाया जाए तो उससे क्या अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। दीक्षा ऐप है या फिर जो पोर्टल है, क्यूआर कोड से वहां से आप ई कंटेंट, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास सामग्री वगैरह एक्सेस कर सकते हैं दीक्षा पोर्टल से। वीडियो लेक्चर्स जिससे विषय को और रोचक बनाया जा सकता है। निपुण भारत ऐप है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे एफएलएन का, उससे आकलन गतिविधि, या फिर जो निष्ठा ऑनलाइन है, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल जिसे कहा जाता है, एक प्रेरणा ऐप है। तो ये सब आईसीटी के एग्जाम्पल थे जहां पे क्वालिटी एनहेंसमेंट ऑफ टीचिंग कर सकते हैं। एसएमसी का हमने देखा, स्कूल प्रबंधन समिति होती है ये। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 21, आरटी अधिनियम राइट टू एजुकेशन जो है उसकी धारा है 21, इसके तहत इसका अनिवार्य होता है गठन करना। अगर एग्जाम में पूछा जाए स्कूल प्रबंधन समिति के बारे में तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की जो धारा है 21, उसके तहत एसएमसी का गठन करना अनिवार्य होता है। इसमें 75% जो है मेंबर वो पेरेंट्स होते हैं, जिनमें 50% महिलाएं जरूरी होती हैं। इसके अध्यक्ष अभिभावकों में से ही निर्वाचित किया जाता है और 25% में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, समाज सेवी, उनको लिया जाता है।
अब इसमें एसएमसी के काम भी क्या होते हैं? विद्यालय कार्यों की निगरानी करते हैं, वो मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच करते हैं, बच्चों का जो एनरोलमेंट हो रहा है उसको देखते हैं, ड्रॉप आउट रोकने का प्रयास करते हैं, कंपोजिट जो ग्रांट है उसकी निगरानी करते हैं, विद्यालय में जो अनुदान आता है उसकी। एसएमसी के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से ही विद्यालय के खातों का संचालन होता है। इसमें जैसे विद्यालय के क्लब और कार्यक्रम है, एक कोई साइंस क्लब बना लिया या फिर कोई इको क्लब बना लिया, स्पोर्ट्स क्लब बना लिया, स्पोर्ट्स गाइड है, रेड क्रॉस जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मानवीय सेवाएं हो या प्राथमिक उपचार, उसको रेड क्रॉस कहा जाता है। या फिर जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट, बाल संसद जो आजकल देश में काफी चर्चा में है, बाल संसद, लोकतांत्रिक मूल्य, नेतृत्व क्षमता का विकास हो, इस तरह की चीजें, विशेष क्लब और कार्यक्रम भी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। अब इनका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन देखें, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिट 10। इसमें क्या है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है? तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड और जो अभिलेख प्रबंधन है, रिकॉर्ड और अभिलेख प्रबंधन जो है वो आता है इसमें। तो रिकॉर्ड में क्या होता है? जो एसआर रजिस्टर होता है, स्टूडेंट का जो रिजेक्ट पंजिका, प्रत्येक छात्र का जो विस्तृत विवरण हो, आधिकारिक दस्तावेज हो उसमें, स्टूडेंट का जो प्रेजेंट रजिस्टर होता है, एमडीएम के लिए जो आधार, प्रतिदिन की उपस्थिति, शिक्षक की उपस्थिति, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, एमडीएम रजिस्टर, लॉग बुक, या फिर जो विजिटर्स बुक है, या फिर जो आने जाने वाले सभी पत्रों का क्रमांक वितरण, जो पत्र प्रेषण पंजिका बोला जाता है, वो सब इसमें आते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिस मैनेजमेंट। इसके अलावा इसमें एक अधिनियम और उसका जो प्रावधान हम डिस्कस करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 का, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, इसमें प्रधानाध्यापक जो पीआईओ होता है, हमने शुरू में डिस्कस किया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी। इसमें मांगी गई जो वैध सूचना वो देनी होती है टाइम पीरियड में, और जीवन मृत्यु से संबंधित कोई सूचना वो 48 घंटे में देनी होती है। और इसमें जो पहला अपीलीय अधिकारी होता है वो बीएसए होता है। दूसरा अपीलीय अधिकारी कौन होता है? यूपी सूचना आयोग होता है। फिर पहला अपील कहां कर सकते हैं? अगर यहां से रिकॉर्ड नहीं दिया गया स्कूल से, तो बीएसए के पास अपील कर सकते हैं, और बीएसए भी उस पर काम नहीं कर रहा तो दूसरा फिर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग। आरटीआई के तहत इसमें शुल्क सामान्य आवेदन के लिए 10 रुपए, बीपीएल कार्ड धारक है उनके लिए फ्री होता है ये आरटीआई, बीपीएल वालों के लिए फ्री, जनरली 10 रुपीज। और फिर वो डिपेंड करता है आप कितना डेटा मंगवा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो उसका भी चार्ज कई बार लगता है, काफी लेंथी है वो। हम जब इसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, जब इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका आपको जल्दी ही, जैसे ही इसकी वैकेंसी आती है तो आपको इसकी तैयारी शुरू करवाई जाएगी, पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, और उसके आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स और वीडियोज सब यहाँ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और उसके लिए रेगुलर आप हमारी वेबसाइट है myupsc.in या चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नए हैं तो आपको यहाँ से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसमें जो पॉस एक्ट है एक 2013 का, पॉस एक्ट क्या है? ये दिस वन, जेंडर हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये कार्यस्थल पे महिला सुरक्षा को लेके है। और इसमें शिकायत निवारण की भी समय सीमा होती है 90 डेज की, और विद्यालय परीक्षा में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना ये एचएम का दायित्व होता है, प्रधानाध्यापक का दायित्व होता है। और इसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी होती है, उसका गठन करना जरूरी होता है, ये एज पर एक्ट 2013। इसके अलावा देखेंगे आप तो एक दिव्यांगजन अधिकार है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है ये। और इसमें क्या होता है, इसी में आता है ये, इसमें दिव्यांग व्यक्तियों का जो अधिकार अधिनियम 2016 से दिए गए हैं, 21 तरह की दिव्यांगों को मान्यता है इसमें। और विद्यालय में रैंप हो, जो दिव्यांगों को चलने में आने जाने में दिक्कत नहीं हो, सुलभ शौचालय हो, बाधा रहित वातावरण हो, एक इंक्लूसिव एजुकेशन सुनिश्चित हो, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जिसको दिव्यांगजन अधिकार बोला जाता है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम
2016। इसके अलावा एक 2011 का एक्ट है, ये वाला पब्लिक इंटरेस्ट गारंटी एक्ट 2011, लोकहित गारंटी अधिनियम, पब्लिक इंटरेस्ट गारंटी एक्ट, नागरिकों को तय सीमा में सेवाएं देना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो जारी करना ही है, ये पब्लिक इंटरेस्ट गारंटी एक्ट में आता है, कोई रोक नहीं सकते हैं आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस एक्ट के तहत। करेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, निर्धारित समय सेवा में सेवा न देने पर इसमें कार्रवाई का भी प्रावधान है, जो पब्लिक इंटरेस्ट गारंटी एक्ट है 2011। इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल पोर्टल्स हैं, जैसे ये दिए हुए हैं डिजिटल पोर्टल्स। एक होता है मानव संपदा का, जिसमें शिक्षकों की सर्विस बुक होती है, EHRMS बोलते हैं उसको, वेतन, स्थानांतरण, अवकाश कितना, किस टीचर ने कितना छुट्टी ली है, उसका क्या वेतन है, क्या उसका कब कहाँ ट्रांसफर होता है, वो सर्विस बुक में सारी एंट्री होती है उनकी। ये सभी गवर्नमेंट ऑफिसों में होती है सर्विस बुक। एक अध्याचन पोर्टल, रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन आयोग को भेजना, या फिर जो UDIAC की बात हो रही है सिलेबस में, वो होता है विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा, शिक्षक और छात्रों का वार्षिक डेटा, ये है UDIAC, इसमें आता है ये। अपार आईडी है, अपार आईडी में एक राष्ट्र एक छात्र की आईडी, छात्रों का जो डिजिटल शैक्षणिक खाता बोला जाता है इसको। जेम पोर्टल है, या फिर जो प्रेरणा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, ये सभी इसमें आते हैं। एक लीव रूल होता है, लीव रूल, ये लीव रूल जो है, ये इसकी बात करें अगर हम अवकाश नियम, तो एक होता है CL, आकस्मिक अवकाश। दूसरा इसमें EL, LAP जो अर्जित अवकाश बोला जाता है। एक HPL होता है, हाफ वेतन अवकाश। एक मैटरनिटी लीव होता है, जो प्रसूति अवकाश होता है। पैटर्निटी लीव होता है, जो पितृत्व अवकाश होता है। CCL होता है, एक बाल देखभाल अवकाश और मेडिकल लीव होता है। इसके अलावा एक EOL और होता है, बिना सैलरी के अतिरिक्त छुट्टियां, आपकी तनख्वाह कटेगी, वो मैक्सिमम आप 5 साल तक ले सकते हैं, EOL। अब नेक्स्ट जो अल्पसंख्यक विद्यालयों के विशेष प्रावधान की बात हो रही है, अल्पसंख्यक के विशेष प्रावधान की, तो इसमें ये माइनॉरिटी स्कूल्स फॉर अल्पसंख्यकों के लिए, इसमें संविधान का आर्टिकल 30 आ जाता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना, प्रतिबंधित करने का अधिकार हो। नियुक्ति, वित्त और प्रशासन में उनको कुछ विशेष छूट है, जैसे RTI एक्ट 2009 की बात कर रहे थे हम। इसकी एक धारा है RTI एक्ट 2009 की 12 है, इसकी धारा है 12, और 12 में भी 12(1)(c) है, 12(1)(c). आज ये थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है। 12(1)(c) है। 12(1)(c) में क्या है, इनको छूट है 25% EWS आरक्षण इन पे भी लागू है, जो गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों हैं उन पे नहीं है। ये चीजें इसमें आती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आय के क्या सोर्सेज हैं, आय के स्रोत क्या है। जैसे कंपोजिट स्कूल ग्रांट आता है, सरकार द्वारा हर साल विश्वविद्यालय के मूलभूत जो रखरखाव है उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसको कंपोजिट स्कूल ग्रांट कहते हैं। एक SMC फंड होता है, जो स्थानीय समुदाय, उसमें सामुदायिक सहयोग होता है, अभिभावक सहयोग करते हैं, किसी ने स्कूल में फैन लगा दिया, किसी ने कूलर दे दिया, या किसी ने किसी बच्चे की फीस जमा नहीं हो पा रही है तो किसी और ने कर दिया, स्कूल का रखरखाव के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए किसी ने हेल्प की, वो SMC योगदान होता है। एक MDM ग्रांट होता है, MDM ग्रांट में इसमें जो मध्याह्न भोजन के लिए अनुदान, या फिर एक ऑपरेशन कायाकल्प ग्रांट होता है बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए। एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रांट होता है शौचालय निर्माण और स्वच्छता के लिए। इसके अलावा एक CSR फंड और होता है इसमें, जो CSR फंड मतलब कोई कॉरपोरेट है वो उसमें डोनेट करता है। और इसमें जो हेड ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, जैसे यहाँ पूछा हमसे, सोर्स ऑफ इनकम की तो बात कर ली हमने, हेड ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, सैलरी एंड अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, लाइब्रेरी और लैब मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या फिर जो स्टेशनरी है या जो ऑफिस का सामग्री है, वो सब हेड ऑफ एक्सपेंडिचर इसमें आते हैं। इसमें जो वित्तीय पोर्टल या प्रणाली की बात करें, ये जो वित्तीय पोर्टल या जो प्रणाली दी हुई है इसकी बात करें तो इसमें
PFMS पोर्टल दिया हुआ है, जैसे PFMS पोर्टल है। अब इस PFMS पोर्टल में क्या होता है, ये होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सरकारी फंड का पारदर्शी डिजिटल तरीके से हस्तांतरण करना। ये जो DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके थ्रू छात्रवृत्ति सीधे स्टूडेंट के खाते में। सभी भुगतान वेंडरों को PFMS के माध्यम से डिजिटल रूप से इसमें चीजें करनी होती है। सॉरी, जेम पोर्टल दिया हुआ है हमें सिलेबस में। जेम पोर्टल में क्या है, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है ये। सरकारी सामग्री की खरीद अनिवार्य रूप से इसी पोर्टल से हो, पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचार मुक्त खरीद प्रक्रिया हो, फर्नीचर हो चाहे कंप्यूटर हो, स्टेशनरी हो, सभी जेम पोर्टल। और इसमें जेम पोर्टल पर खरीद न करने पे वित्तीय अनियमितता मानी जाती है। अगर कोई अपनी मर्जी से कहीं बाजार से गए, कहीं से ले आए, तो वो जब तक चल रहा है, लेकिन कभी उसकी ऑडिट हुई तो उस टाइम पीरियड में जो जिन के पास चार्ज था उनको नोटिस जाएगा ही जाएगा। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं रिटायर हो गए या ट्रांसफर हो गया तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इन केस फ्यूचर में ऑडिट हुआ और आपने जेम पोर्टल से नहीं खरीदा तो एक फाइनेंशियल अनियमितता माना जाता है, उसमें कार्रवाई होती है। इसमें जैसे वेतन है, टैक्स है, पेंशन, टैक्स, ये सभी चीजें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। बेसिक पे क्या है, 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 8वें वेतन आयोग लगने वाला है, तो पे लेवल और पे मैट्रिक्स। DA क्या है, जो सरकार देता है महंगाई भत्ता। HRA मिलता है, HRA जो हाउस अलाउंस होता है, मकान किराया भत्ता, और वो अलग अलग होता है। किसी X कैटेगरी की का शहर है उसमें अलग होता है, Y कैटेगरी में अलग होता है, Z में अलग होता है। जैसे लखनऊ में अलग होगा, प्रयागराज या फिर उनसे जैसे जो कैपिटल सिटी है उसमें अलग होता है, वो उसे टायर 2 टायर 3 के जो है उनमें अलग होता है, अलग अलग अलाउंस होता है। मेडिकल अलाउंस मिलता है, ये सब चीजें अलाउंस में आती है। GST, TDS, जो वेंडर बिल लेके आए आप उसमें GST और TDS नियमानुसार है नहीं। कर्मचारियों के वेतन से जो स्टाफ है वो इनकम टैक्स उनका जाता है, जो फॉर्म 16 भर के दिया जाता है, वो चीजें इसी में आती है। पेंशन सिस्टम का दिया हुआ हमें सिलेबस में। पेंशन सिस्टम में क्या है, जो पुरानी पेंशन है एक तो OPS और एक नई पेंशन सिस्टम है NPS। OPS तो जो 31 मार्च 2005 से पहले नियुक्त हुए थे और उनका परिभाषित लाभ अंतिम वेतन का 50% मिलता था उनको। नई पेंशन में क्या है, जो 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं उनमें कर्मचारी का 10% प्लस सरकार 14% अनुदान देती है। इसमें एक UPS होता है, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम, 2025 से लागू की गई है। इसमें यूनिफाइड, जो अभी एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 से लागू की है। NPS और OPS के बीच का विकल्प है वो। 25 साल की सेवा पे 50% पेंशन लगभग है मिलता है। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप का दिया हुआ है हमें, इसमें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, इसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC ST के बच्चों के लिए, जो प्री मैट्रिक OBC स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप, या फिर जो PM यशस्वी है उसके थ्रू OBC, EBC, DNT, इनके 9वीं से 12वीं के जो मेधावी छात्र उनके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक UP सरकार सभी सरकारी स्कूलों में जो प्रोवाइड करवाता है। सभी छात्रवृत्तियां इसमें DBT के माध्यम से सीधे छात्र के आधार लिंक बैंक खाते में जाती है। तो ये था हमारा 11वां यूनिट और 12वां डिफरेंट प्लान एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजना और कार्यक्रम। अब इसमें केंद्र सरकार की योजनाएं भी आती है और राज्य सरकार की भी दी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की दी हुई है सिलेबस में। PM पोषण है, जो पहले मिड डे मील योजना था, अब PM पोषण हो गया। मिड डे मील था 1995 में शुरू हुआ था और 2020-21 के बाद से ये PM पोषण नाम दिया गया है इसको। इसमें पौष्टिक भोजन मिलता है। कैलोरी भी तय है इसमें, जो हमें ध्यान रखना है कि इसमें कितनी कैलोरी है। 450 कैलोरी है, 12 ग्राम प्रोटीन है, फिर उसके बाद में 700 कैलोरी है, 20 ग्राम प्रोटीन है। ये चीजें किस क्लास के लिए है? प्रधानाध्यापक का दायित्व है भोजन की गुणवत्ता स्वच्छता का दैनिक निरीक्षण करे और MDM रजिस्टर का वो रख रखाव करें। MDM रजिस्टर ये होता है स्वयं वो भोजन चबाकर चखकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रधानाध्यापक का इसमें अनिवार्य दायित्व होता है। निपुण भारत मिशन है 2021 का। निपुण भारत क्या है?
जो हमें दिया है सिलेबस में, निपुण भारत है इसमें। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। 2026-27 तक कक्षा 3 के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और इसमें संख्यात्मकता, जो बात कर रहे थे हम ऊपर, FLN, ये सुनिश्चित करना है। और उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा नाम से चल रहा है। ये प्रेरणा लिस्ट देख लेना इसमें एक बार। बाकी तो आपको पूरा डिटेल में ना सिर्फ इसको पढ़ाएंगे, इसके प्रैक्टिस टेस्ट भी सफिशिएंट करवाएंगे और आपको पूरा कंप्लीट इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो। परख है, परख दिया हुआ है। परख क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है परख। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये होता है परख। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके तहत ये अब NCERT के अंतर्गत स्थापित किया गया है इसको। ये सभी स्कूल बोर्ड उनके मूल्यांकन मान और जो दिशा निर्देश है, ये काम होता है परख का। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है जिसको PRS बोला जाता है। इसके तहत छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता और राष्ट्रीय सर्वेक्षण होता है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है निष्ठा क्या काम होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये निष्ठा की फुल फॉर्म होती है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा होगा, अभी तो एग्जाम का डेट नहीं आया है, वैकेंसी आएगी इसमें, लेकिन ये जो वीडियो है ये ओवरव्यू आपके बार बार काम आएगा। और अगर इसमें हमने कुछ अगर कोई एरर मिलता है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी तो इस पे आपको टाइम पे इस तरीके का ओवरव्यू हम देते रहेंगे, ताकि आपके क्या होता है एग्जाम के लास्ट टाइम से पहले रिवीजन के लिए यही काम आते हैं, यही वीडियोज। और हम कोशिश करेंगे कि पूरा एकदम ऑथेंटिक डेटा हो, और वो अभी तो ओवरव्यू के लिए ही समझा रहे हैं, लेकिन इसी तरीके का आपको टाइम पे पूरा ऑथेंटिक, जिसमें कोई त्रुटि कोई एरर नहीं मिलेगी आपको, वो पूरे सिलेबस का करवा देंगे एक वीडियो। और बाकी यूनिट वाइज तो आपको पढ़ाएंगे ही, यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, पूरे सिलेबस पे बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो निष्ठा का हो गया इसमें, और इसमें भी अलग अलग है। निष्ठा में भी 1, 5, 6, 8 और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग है। अब इसमें जो दे रखा है हमें उत्तर प्रदेश का दे रखा है इसमें। तो उत्तर प्रदेश का देखें तो ऑपरेशन कायाकल्प, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑपरेशन कायाकल्प है वो है। इसके अलावा जो अनिवार्य सुविधाएं हैं वो भी इसी में आती है। और मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीचर, HM हो, टीचर हो, उनको स्टेट टीचर अवार्ड, नेशनल टीचर अवार्ड, चीफ मिनिस्टर टीचर अवार्ड, ये दिए जाते हैं। इसमें एक प्रोजेक्ट अलंकार है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। भवन, प्रयोगशाला, बाउंड्री वॉल की मरम्मत और निर्माण से संबंधित है वो, जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके से संबंधित है। माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूल में प्रोजेक्ट अलंकार। स्कूल चलो अभियान है। एक शारदा कार्यक्रम और है। कौन सा? शारदा कार्यक्रम, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। शारदा कार्यक्रम, स्कूल हमेशा रेडी फॉर डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट, ये है शारदा की फुल फॉर्म। शारदा जो है उस SHARDA, स्कूल हमेशा रेडी फॉर डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राज्य शिक्षक पुरस्कार, मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार और PM पोषण श्रेष्ठ विद्यालय, ये अवार्ड्स करने होंगे हमें। तो ये आपका ओवरव्यू था यूनिट 6 से 12 तक का, जिसमें आपको ज्यादा इश्यू हो सकता है। बाकी तो फिर रेगुलर बेसिस पे इनको तो कई बार करवाया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, और आगे भी आपको ये करवाते रहेंगे। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इसकी जल्दी हम आपको प्रिपरेशन शुरू करवाएंगे और पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार। प्लीज वीडियो को लाइक करना जाते जाते, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा।